साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। 14 फरवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक चौंकाने वाला नज़ारा था। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि वह नज़ारा बता रहा था कि सवर्ण कहे जाने वाले विद्यार्थी अमानवता की उस सीमा पर पहुंच गए हैं जहां खड़े होकर वे उत्पीड़न करने के अधिकार की मांग कर सकते हैं। वह नज़ारा बता रहा था कि अब सवर्ण कहे जाने वाले विद्यार्थियों को केवल अफर्मेटिव एक्शन से ही विरोध नहीं है, बल्कि अब वे सताने को अपना हक मान रहे हैं। 14 फरवरी 2026 के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे। ब्राह्मणवाद समर्थक पुरुष एक लड़की रुचि तिवारी को कंधों पर उठाए हुए थे। रुचि तिवारी को पता नहीं है कि ब्राह्मणवादी पुरुष उन्हीं लड़कियों को कंधे पर उठाते हैं जो लड़कियां अपने खुद के कंधों पर अपनी आज़ादी की लाश को ढोती हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। जोर जोर से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती रुचि तिवारी को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उसका लड़कों की भीड़ में आना स्वयं ही ब्राह्मणवाद विरोधी कर्म है। उसका बाल फैलाकर सार्वजनिक जगहों पर दिखना भी गैर ब्राह्मणवादी कर्म है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसे कई पुरुषों ने छूकर कंधों पर उठा रखा है। पराये मर्दों द्वारा अपने शरीर को छुआना भी गैर ब्राह्मणवादी कर्म है। सबसे प्रमुख बात यह है कि उसका किसी सार्वजनिक जगह पर दिखना ही गैर ब्राह्मणवादी कर्म है। इससे सिद्ध होता है कि रुचि तिवारी के अनेक कर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं और वही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे भी लगा रही है। रुचि तिवारी ने पुरुषों की तरह की कमीज पहन रखी है। उसके द्वारा ऐसी कमीज पहनना भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। फिर भी वह ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। उसे समझ ही नहीं है कि वो पब्लिक में जैसा दिख रही है वैसा दिख पाना ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्षों का नतीजा है, वरना उस जैसी औरतें घरों की अंधेरी कोठरियों में घुटकर दम तोड़ रही होती। यह ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्षों का ही नतीजा है कि देश की करोड़ों लड़कियों की तरह रुचि तिवारी भी खुली हवा में सांस ले पा रही है। उसे तो थैंकफुल होना चाहिए बुद्ध का, कबीर का, दादू दयाल का। उसे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे रुकैया सखावत हुसैन का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे पंडित रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी साहसी और समझदार महिलाओं का शुक्रगुजार होना चाहिए जो जीवन भर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ती रहीं ताकि रुचि तिवारी जैसी औरतें आज़ादी के साथ जी सकें। उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी पेरियार का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये वो हस्तियां हैं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ती रहीं ताकि औरतों को ब्राह्मणवाद के शिकंजों से मुक्त करवाया जा सके। लेकिन मूर्ख रुचि तिवारी को पता ही नहीं है कि अगर ब्राह्मणवाद पूरी तरह से हावी हो गया तो उसको घर के कोने में धकेल दिया जाएगा। आखिर ब्राह्मणवाद औरतों को क्या समझता है? इस सवाल का उत्तर अनेक ग्रंथों में मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं मनुस्मृति पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि मनु औरतों को क्या समझता है। क्या ब्राह्मणवाद चाहता है कि स्त्रियां शिक्षित होकर खुद मुख्तार बने? इसका उत्तर है नहीं, ब्राह्मणवाद ऐसा नहीं चाहता। मनुस्मृति ब्राह्मणवाद का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति के नियम महिलाओं को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं है। मनुस्मृति नहीं चाहती कि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो और उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो। ब्राह्मणवाद की संरचना चाहती है कि हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों की उपनिवेश बनकर जिएं। मनुस्मृति में हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों की उपनिवेश बनाए रखने की बहुत मजबूत व्यवस्था है। इसलिए बहुत सारे लोग और संगठन मनुस्मृति को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, जबकि हिंदू समुदाय की ही करोड़ों लड़कियों ने मनुस्मृति के खिलाफ कदम उठाया था और अब भी उठा रखा है। अगर हम हिंदू समुदाय की लड़कियों की साक्षरता दर देखें तो हमें पता चलेगा कि उन तमाम लड़कियों ने मनुस्मृति के खिलाफ जाकर उसे चुनौती देते हुए एक शिक्षित जीवन जीने का निर्णय लिया। जो लोग मनुस्मृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि हिंदू लड़कियों तक लोकतंत्र, कानून और जनतांत्रिक राजनीति का फायदा न पहुंचे। ऐसे लोगों की इच्छा है कि हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों की कॉलोनी बनकर रहें, जैसे एक समय भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था।
मनुस्मृति के संदर्भ में मनुस्मृति का बचाव करने वाले बहुत से लोगों को मात्र एक श्लोक दिखाई देता है। वे कहते हैं, देखिए मनुस्मृति में स्त्रियों का आदर करने के लिए कहा गया है। वो कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। यह बात सही है कि मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 56 में यह बात कही गई है, लेकिन जो लोग अध्याय 3 के श्लोक 56 का हवाला देते हैं वो इसी अध्याय 3 के श्लोक 55, 59 और 61 और 62 को छुपा जाते हैं। वे लोग इन 4 श्लोकों की बात ही नहीं करते। श्लोक 55, 59, 61 और 62 इस बात को समझाते हैं कि स्त्रियों का आदर करने का मतलब क्या है। मनुस्मृति के हिसाब से स्त्रियों का आदर करने का मतलब है विशेष मौकों पर उन्हें वस्त्र और आभूषण देना और भोजन करवाना। वैसे भी जो स्मृति कहती हो कि स्त्रियों को किसी भी उम्र और अवस्था में स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो मनुस्मृति उनके आदर की बात कैसे कर सकती है, क्योंकि गुलामी तो अपने आप में सबसे बड़ा अनादर है और मनुस्मृति स्त्रियों को पुरुषों की गुलाम मानती है। रुचि तिवारी जैसी लड़कियां वर्चस्व के उस विचार से पीड़ित रहती हैं जो अपने उत्पीड़क को रोल मॉडल मानती हैं। दरअसल ऐसी लड़कियां उस मानसिक अवस्था में होती हैं जिसमें वे स्वयं को उत्पीड़क से अलग नहीं कर पाती, वे उसके जैसा होना चाहती हैं। रुचि तिवारी जैसी लड़कियों की वैचारिकी को ग्रामशी के सांस्कृतिक वर्चस्व यानी कल्चरल हेजेमनी के ढांचे के भीतर समझा जा सकता है। यह स्वैच्छिक सहमति यानी स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट की वो स्थिति है जहां शोषित वर्ग शोषक वर्ग के मूल्यों और विश्व दृष्टि को आत्मसात कर लेता है। यहाँ पीड़ित और उत्पीड़क के बीच की वैचारिक भिन्नता समाप्त हो जाती है, जिसे ग्रामशी मिथ्या चेतना यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस के एक उन्नत रूप के तौर पर देखते हैं। इस मानसिक अवस्था में अधीनस्थकर्ता यानी सबल्टन अपने ही उत्पीड़क को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वर्चस्व की प्रक्रिया ने उत्पीड़क के हितों को साधारण बोध यानी कॉमन सेंस या सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अंततः यह स्थिति मानसिक गुलामी को दर्शाती है, जहां व्यक्ति अपनी स्वायत्त पहचान खोकर स्वयं को वर्चस्वकारी ढांचे का ही एक हिस्सा मानने लगता है। रुचि तिवारी जैसी लड़कियों की ऐसी मानसिक अवस्था केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक वर्चस्व यानी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल हेजेमनी की सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब पितृसत्ता सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित कर लेती है तो उत्पीड़क के गुण जैसे नियंत्रण करना, आक्रामक होना और प्रभुत्व की स्थापना करना ही सफलता और शक्ति के मानक बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप पीड़ित महिला अपनी मुक्ति उत्पीड़क से अलग होने में नहीं, बल्कि उत्पीड़क जैसा बनने या उसकी नजरों में योग्य सिद्ध होने में देखने लगती है। समाजशास्त्री डैनिस कॉन्डियोटी के पितृसत्तात्मक सौदेबाजी के विचार को अगर ग्रामशी के साथ जोड़ें तो यह स्पष्ट होता है कि रुचि जैसी लड़कियां उस शक्ति संरचना का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हैं। वे उत्पीड़क को रोल मॉडल मानकर उस सत्ता का एक छोटा सा अंश प्राप्त करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी गरिमा की बलि देनी पड़े। इसी बीच देहरादून से भी ऐसी एक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश और देहरादून को जोड़ने वाले एक एलिवेटेड हाईवे के साथ लगे जालों पर कुछ औरतें पेंट से लिख रही हैं कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। आप पहले उस घटना का वीडियो देखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पर लिखा गया है कि यह मुसलमानों के लिए नहीं है। पेंट से संविधान विरोधियों और सांप्रदायिक स्लोगन लिखती इन औरतों और रुचि तिवारी का व्यवहार पितृसत्तात्मक वर्चस्व की वह पराकाष्ठा है जहां हेजेमनी पूरी तरह सफल हो चुकी है। यह स्थिति दर्शाती है कि समाज में वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए केवल कानूनों का बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना होगा जो पीड़ित को अपनी बेड़ियों से प्रेम करना सिखाता है। इन तमाम औरतों की चेतना को पाउलो फ्रेरे द्वारा बताए गए उत्पीड़क के आत्मसातीकरण यानी इंटरनलाइजेशन ऑफ द ऑप्रेसर के ढांचे के भीतर भी समझा जा सकता है। फ्रेरे के अनुसार उत्पीड़न की प्रारंभिक अवस्था में उत्पीड़ित व्यक्ति अपनी पहचान को स्वतंत्र रूप से देखने में अक्षम होता है। उसकी मानवता का आदर्श स्वयं उत्पीड़क बन जाता है।
इसे द्वैध चेतना यानी डुअल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जहां पीड़ित के भीतर उत्पीड़क का ढांचा इस कदर स्थापित हो जाता है कि वह मुक्ति पाने की बजाय स्वयं उत्पीड़क बनने की आकांक्षा करने लगता है। रुचि की यह मानसिक अवस्था प्रेस्क्रिप्शन की उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें वर्चस्वकारी वर्ग के विचार पीड़ित के मानस में आरोपित कर दिए जाते हैं, जिससे वह अपनी स्वायत्तता खोकर उत्पीड़क की छाया मात्र बनकर रह जाता है। पेंट से सांप्रदायिक स्लोगन लिखती औरतें हों या रुचि तिवारी, ये सभी औरतें ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक वर्चस्व की शिकार हैं, लेकिन इन्हें भ्रम है कि ये शिकारी हैं। रुचि तिवारी जैसी औरतें जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं तो वे मनुस्मृति जिंदाबाद के ही नारे लगा रही होती हैं, और इस प्रकार वो अपनी ही आजादी की कब्र खोदने वाली सोच के जिंदाबाद के नारे लगा रही होती हैं। इंसान की इसी दशा को महान समाजशास्त्री ग्रामशी ने हेजेमनी यानी वर्चस्व की दशा कहा है। एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपने दमनकारी के दमन करने के काम को सही मानता या मानती है। भारत के एक जाने माने समाजशास्त्री हुए हैं एस.बी. केतकर। उनके शोध पर आधारित उनकी एक किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। उस किताब में उन्होंने मनुस्मृति में लिखे जाने के समय को बताया है और साथ ही मनुस्मृति के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। उस किताब के पेज नंबर 151 पर केतकर लिखते हैं कि मनुस्मृति में भले ही विरोधाभास बनाकर रखे गए हों, लेकिन उसके विरोधाभास हमें उस सिद्धांत को जानने से नहीं रोक सकते जिन सिद्धांतों के आधार पर मनुस्मृति लिखी गई है, और उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है स्त्रियों के प्रति नफरत करना। इसके लिए मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 67 पर ध्यान दें। उस श्लोक में कहा गया है कि स्त्री के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल में वास करना है, यानी अगर स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है तो समझ लो कि वह काम विश्वविद्यालय में पढ़ने जैसा है। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए अलग से किसी गुरुकुल की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि कहा जा रहा है कि पति की सेवा ही स्त्री का गुरुकुल है। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष को तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन हिंदू स्त्री का वाइस चांसलर और प्रोफेसर उसका पति है, भले ही वह निपट मूर्ख और अनपढ़ हो। तो मनुस्मृति केवल लिंग के आधार पर एक हिंदू पुरुष को वाइस चांसलर और प्रोफेसर होने का विशेष अधिकार प्रदान करती है। इसलिए जो लोग मनुस्मृति को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो निपट मूर्ख और अज्ञानी होंगे, लेकिन केवल एक प्राकृतिक घटना के आधार पर मिले खास लिंग के आधार पर वे अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगते हैं, और उनमें सर्वज्ञ होने का अहंकारी भाव मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की देन भी है। अब आप ही बताइए कि मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 56 में महिलाओं का आदर करने की जो बात कही गई है, क्या उसमें कोई सच्चाई दिखती है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। जो ग्रंथ यह कह रहा हो कि पति की सेवा ही पत्नी का गुरुकुल है, और जो ग्रंथ लड़कियों के शिक्षित होने को नकारता हो, उसके एक श्लोक को बार बार सुनाकर कुछ लोग इस ग्रंथ की इज्जत बचाने का असफल प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय घरों में मनुस्मृति के ऐसे ऐसे वाइस चांसलर मिलेंगे जो शाम होते ही पीकर किसी नाली में पड़े रहते हैं। पति रूपी ऐसे ऐसे वाइस चांसलर हैं जो लूट खसोट से लेकर बलात्कार तक के अपराध करते हैं। मनुस्मृति कह रही है कि हिंदू स्त्रियों को उन सभी वाइस चांसलर्स की दिलो जान से सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मनुस्मृति की नैतिकता का मानक बहुत ही नीचा है, और वह केवल नीचा ही नहीं है बल्कि नीचता के स्तर पर गिरा हुआ भी है। मनुस्मृति ने हिंदू स्त्रियों के लिए नैतिकता का दायरा इतना छोटा कर दिया है कि वे न तो शिक्षा के बारे में सोचें, न ही अपराध पर, न अपराध की प्रकृति पर, और न ही अपराधी के बारे में। उनकी नैतिकता का दायरा केवल और केवल उतना ही है जितना एक पत्नी का दायरा बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू स्त्रियों को पूर्ण मनुष्य होने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का श्लोक 37 बताता है कि 5वें साल में ब्राह्मण को, 6ठे साल में क्षत्रिय को और 8वें साल में वैश्य को यजोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लड़के तो अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन इनकी लड़कियां क्या करेंगी?
वो बैठी बैठी अपनी शादी होने का इंतजार करेंगी। मनुस्मृति के 4 अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि ब्राह्मण उम्र के पहले 4 भाग में गुरु के पास रहे और आयु के दूसरे भाग में स्त्री से विवाह करके घर में रहे। सवाल यह है कि ब्राह्मण तो गुरु के पास रहेगा, लेकिन ब्राह्मणी क्या करेगी? जब ब्राह्मण का लड़का गुरु के पास रहकर पढ़ाई कर रहा होगा, उस दौरान ब्राह्मण की लड़की क्या करेगी? उस दौरान उसे अपने भीतर किस तरह की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए? उसे केवल वे क्षमताएं विकसित करनी चाहिए जिससे पति को खुश रखा जा सके। इसलिए रुचि तिवारी और देहरादून के हाईवे पर जहर उगलती उन औरतों को ठहर कर सोचना चाहिए कि ब्राह्मणवाद की ताकत बढ़ने से उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।